नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव। आज हम हेल्थ की समस्याओं की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि कैसे हम अपने स्वास्थ्य की समस्याओं को जड़ से खत्म कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम आज की इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, आप सभी को बता दूं कि TV9 डिजिटल ने एक खास इनिशिएटिव की शुरुआत की है जिसका नाम है TV9 वैन। लेकिन आखिरकार ये इनिशिएटिव क्या है, आइए एक नजर डाल लेते हैं। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises. तो इस खास बातचीत के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ है ऋचा रंजन। ऋचा एक नेचुरलिस्ट हैं, वैसे ही IIT खड़गपुर से पास आउट हैं और कई मल्टीनेशनल कंपनीज में भी काम कर चुकी हैं। इन दिनों ऋचा लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए गांव-गांव का भ्रमण कर रही हैं और बता रही हैं हमारी अनगिनत बीमारियों की वजह क्या है। उसके साथ ही आज हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ रहे हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर पंकज कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का ही TV9 डिजिटल पे। जब से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई है ऋचा जी, ये सवाल बहुत ज़रूरी है आपसे पूछना, तब से हम इम्यूनिटी के बारे में बार बार बात कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारे दर्शकों के मन में भी ये सवाल होगा कि आखिरकार इम्यूनिटी होती क्या है और इसे बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। इम्यूनिटी प्रकृति द्वारा दिया गया हमें एक हमारी सेना है। हम सबकी अपनी एक सेना दी हुई है प्रकृति ने, ताकि हम जो है कोई भी एक बाह्य आक्रमण से लड़ सके, और यही काम इम्यूनिटी को करना है। जब कोई बाह्य आक्रमण आता है, जैसे हम वायरस, बैक्टीरिया आदि कहते हैं, तो हमारी जो इम्यूनिटी है, जो हमारी सेना है, वो उससे लड़कर उसको निरस्त कर सकती है। जो बाह्य आक्रामक होता है उसको हम एंटीजन कहते हैं, और हमारी जो ये सेना है इम्यूनिटी, वो उसके विपरीत एक एंटीबॉडी बनाती है और उसको निरस्त कर देती है। तो एक सरल भाषा में समझे तो यही इम्यूनिटी है जो हम सबको प्रकृति ने दे दिया है और बचपन से ही हमें दिया हुआ है। उसको प्रकृति ने यहाँ एक बहुत सुंदर ये भी कार्य किया है कि उसको, उस सेना को प्रशिक्षण देने का जो दायित्व है वो हम पर छोड़ दिया है। सेना तो हमें दिया, लेकिन प्रशिक्षण का दायित्व हम पर छोड़ा, ताकि सुनिश्चित हो सके कि हम खिलवाड़ नहीं करें। क्योंकि अगर हम उसके प्रशिक्षण में गलती करते हैं तो वो इम्यूनिटी छीन हो जाएगी, वो जो सेना है वो अपना काम नहीं कर पाएगी। बहुत सी बार ऐसा होता है ऋचा जी कि हम इम्यूनिटी को लाइफस्टाइल से जोड़ के देखते हैं, लेकिन मैंने बहुत से केसेस ऐसे देखे हैं कि वो लोग जिनका लाइफस्टाइल बहुत ही अच्छा रहा है या यूँ कहूँ बेहतरीन रहा है, जो सही समय पे सोते हैं, सही समय पे उठते हैं, खान पान के भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, उनकी इम्यूनिटी भी बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है कई बार। तो ऐसा क्यों होता है? ये वो प्रश्न है जो हमें आज से पहले ही पूछना चाहिए था। कोरोना ने हमें बाध्य कर दिया है कि आज हम ये प्रश्न पूछें। हालांकि अगर आप ध्यान दें तो हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी फूड, ये सब का एक दौर चला हुआ है और बहुत सबसे हम इसके बारे में सुन रहे हैं, और जैसा आपने कहा बहुत लोग इसको फॉलो भी करते हैं। लेकिन अगर आप संख्या देखें, जो WHO जो संख्या हमारे बीच प्रस्तुत कर रहा है, 422 मिलियन डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, 1.5 मिलियन डेथ्स हो रहे हैं डायबिटीज से, 300 मिलियन आस्थमा के पेशेंट्स हैं, जिसमें 0.7 मिलियन बच्चों को आस्थमा हो रहा है। कैंसर से 10 से 15 मिलियन डेथ्स हो रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि कोरोना आया तो ये आए। इनफैक्ट कोरोना में तो इनको कोमॉर्बिडिटीज कहा जा रहा है।
यानी कि आप अगर इमेजिन कीजिए कि ये बीमारियां अगर नहीं होती तो कोरोना एक बहुत ही मामूली समस्या आज हमारे बीच रहता, क्योंकि ये बीमारियां ऑलरेडी हैं हमारे बीच, ये समस्याएं ऑलरेडी हैं समाज में, इसलिए आज कोरोना इतना विकराल रूप ले रहा है। तो कहाँ हम गलती कर रहे हैं, ये वो प्रश्न है कि जब हेल्थ के लिए इतना अवेयरनेस है, आज आप देखिए हेल्थ रिलेटेड इतने एप्स हैं, इतने मैगजीन में पब्लिश होता है, बुक्स हैं, बहुत कुछ है, इंटरनेट पे तो हम दिन रात क्या खाएं सर्च कर रहे हैं। आज हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि कितना कैलोरी है, कितना प्रोटीन है, कितना आयरन है, विटामिन है, मिनरल है, सब कुछ इंफॉर्मेशन है, पर आज हमारे पास समझ नहीं है कि ये मनुष्य के लिए बना है कि नहीं, ये हमारे जो स्थानीय जो हमारा जलवायु मिट्टी है उसके लिए बना है कि नहीं। एक उदाहरण मैं यहाँ लेती हूँ, बहुत छोटा सा उदाहरण है। आज जब भी हम हेल्थ की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आएगा होल व्हीट, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे मन में बैठ गया है कि होल व्हीट जो है वो हेल्दी है। आज मात्र 40-50 वर्ष पहले गेहूं को खाना बहुत खराब माना जाता था। गेहूं सांप बोलते हैं कोबरा को, यानी गेहूं जैसा सांप, और पूर्वज हमारे कहते भी थे कि गेहूं सांप और गेहूं एक ही प्रकार के। उस समझ से हम दूर आ गए और आज हमने कहा कि गेहूं जो है हेल्दी है। क्या खाते थे हम अनेक प्रकार के मिलेट्स, जिसको आज हम अंग्रेजी में कहते हैं, मोटे अनाज होते थे। समा है, कोदो है, कांगनी है, हरी कांगनी है, मड़ुआ है, ज्वार है, बाजरा है, जौ है, अनेक प्रकार के अनाज होते थे जो हम खाते थे। आज की पीढ़ी तो उन अनाजों का नाम भी नहीं सुनी है। अगर समा कोदो कहीं उगता भी है तो जानवरों को खिलाया जाता है। तो जो हम नहीं खाते थे वो आज हम हेल्दी मानकर खा रहे हैं, और जो हम खाते थे वो जानवर को खिलाया जा रहा है। तो बिल्कुल कहीं तो हम बहुत गलती कर रहे हैं, मूल में गलती कर रहे हैं, क्योंकि हम सब हेल्थ अवेयर हैं, हेल्थ कॉन्शियस हैं, फिर भी 10 में एक को डायबिटीज क्यों है, 10 में एक को अस्थमा क्यों है, ये प्रश्न आज हमारे बीच खड़ा हुआ है। ऋचा जी, मैं आपसे अगला सवाल ये जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने अभी जिक्र किया कोमॉर्बिडिटी के बारे में। तो जो कोमॉर्बिडिटी के शिकार थे उनको कोरोना से ज़्यादा खतरा था, ये तो जग जाहिर है। और जिस बात को हम अवेयरनेस कहते हैं, क्या आपको लगता है कि वो मिस इन्फॉर्मेशन है? क्योंकि हमें बचपन से ये सिखाया गया दूध पियो स्वस्थ रहो, पर जिस तरह का दूध पी रहे हैं क्या हम उससे स्वस्थ हो रहे हैं? और आपने अभी बातें की कि पहले गेहूं लोग खाते नहीं थे, उसमें जहर होता था। तो क्या ये हमारा अवेयरनेस ही हमें मुश्किल में डाल रहा है? हम विष और अमृत में फर्क करने में सफल नहीं है? जरा इस पर आप प्रकाश डालें। जी बिल्कुल, इंफॉर्मेशन तो है हमारे पास, लेकिन समझ से दूर हम हो रहे हैं, जिसको हम कहेंगे कि एक, देखिए जैसे कैसे हमें पता चला होगा कि गेहूं और गेहूं सांप एक समान है, ये बात कहाँ से आई होगी? लोग प्रकृति से जुड़े होंगे, देखे होंगे कि नहीं, ये खाने से शरीर और मन पर प्रभाव उचित नहीं है, या तो मन को विचलित कर दे रहा है, या शरीर में वो पचने में उसमें दिक्कत हो रही है। तो क्योंकि प्रकृति से जुड़े हुए, अपने शरीर से जुड़े, मन से जुड़े हैं, तो जो प्रतिक्रिया शरीर और मन दे रहा है वो हम उसको सुन पा रहे थे। आज क्या हो रहा है कि हम प्रकृति से बहुत दूर आ गए हैं, तो कुछ हम खाते हैं जो हमारे अनुकूल नहीं है, तो शरीर और मन प्रतिक्रिया तो दे देगा, हमें चिड़चिड़ाहट हो सकती है या पचने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन उसको समझने के लिए हम सक्षम नहीं बच रहे हैं, क्योंकि हम इतने तरह के एक प्रचार प्रसार तंत्र है, बहुत तरह से हम घिरे रहते हैं कि हम अपने शरीर और मन से दूर होते जाते हैं। तो शरीर और मन से जब दूर होने लगते हैं तो फिर हम एक तरह से हैंडीकैप्ड होने लगेंगे, और फिर हमारे पास जो है जो इंफॉर्मेशन का माध्यम हो जाता है वो फिर बाह्य हो जाएगा। वो हम अपने जो शरीर और मन ही जो हमें बता रहा है वो हम नहीं समझ पाएंगे, और जो बाहरी तंत्र हमें बताएगा फिर हम उसके अधीन होते जाएंगे। हमारे लिए समस्या सबसे ज़्यादा बड़ी होती जा रही है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। अगर मैं बात करूं कैंसर की, अगर मैं बात करूं डायबिटीज़ की, जैसा कि आपने बताया कि 10 में एक आदमी पक्का डायबिटिक है, और कहा यह जा रहा है कि इंडिया डायबिटीज़ कैपिटल बनने जा रहा है। तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या इम्यूनिटी खराब होने की वजह से है? और इम्यूनिटी खराब, आपने जैसा कहा कि हमारे शरीर में ही सेना है, जैसे इम्यूनिटी का काम सेना जैसा है,
तो क्या उसकी ट्रेनिंग हम गलत कर रहे हैं और इसी वजह से बहुत सारा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को हम फेस कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने बहुत सही शब्द का चयन यहाँ किया है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। क्योंकि अगर 10 में एक को हो रहा है और सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व में हो रहा है, तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है, क्योंकि ये छूने से या खांसने से, छींकने से ये बीमारियां नहीं हो रही हैं। तभी भी ये बीमारियां इतने बड़े मात्रा में क्यों हो रही है? और जैसा आपने कहा, इंडिया आज 77 मिलियन डायबिटीज के पेशेंट्स हैं और अगले 20-25 वर्षों में ऐसा प्रोजेक्टेड है कि 134-135 मिलियन पेशेंट्स हो जाएंगे डायबिटीज के। और जिसमें अब बच्चों को डायबिटीज हो रहा है, जन्म से बच्चों को डायबिटीज हो रहा है। तो आप सोचिए समस्या कितनी भयावह है। केवल ये ही नहीं कि शारीरिक समस्या हो रही है, इसके साथ साथ आप देखिए आर्थिक समस्या उत्पन्न हो रही है, क्योंकि डायबिटीज के लिए जो एक औसतन जो खर्च हो रहा है करीब 20 से 25% जो हमारा इनकम है वो डायबिटीज के ट्रीटमेंट में जा रहा है। जो बच्चे को डायबिटीज हो रहा है तो 30 से 35% इनकम डायबिटीज के खर्च में जा रहा है। तो ये केवल बेसिक डायबिटीज केयर के लिए, डायबिटीज के मैनेजमेंट के लिए एक स्टडी किया गया जिसमें ऐसा पाया गया कि ऑलमोस्ट 0.6 to 0.7 ट्रिलियन रुपीज सिर्फ हमारे देश में खर्च हो रहा है बेसिक डायबिटीज केयर के लिए। और इसके साथ साथ जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो अलग, क्योंकि डायबिटीज के साथ हम सब जानते हैं कि रीनल इश्यूज होने लगते हैं, रेटिनल इश्यूज होने लगते हैं, कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज होने लगते हैं, तो वो सब तो अलग बात है। प्लस एक छोटा सा भी हमें सर दर्द हो जाए, सर्दी हो जाए, तो हम अपनी पूर्ण क्षमता पे नहीं काम कर पाते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान उधर जा रहा है। हम प्रसन्नचित्त भी नहीं रह पाते हैं, हम चिड़चिड़ाहट होने लगेगी, हम झुंझलाते रहेंगे, तो हम अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे नहीं है। तो जो प्रोडक्टिविटी लॉस हो रहा है वो अलग हो रहा है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि जिस चीज़ को हम हेल्दी समझ कर खा रहे हैं, जिस चीज़ का सेवन हम स्वास्थ्य लाभ के लिए कर रहे हैं, वो कहीं हमें स्वास्थ्य के लिए हानि तो नहीं दे रहा है। एक बात यहाँ पे मैं उठाना चाहूँगी, हमारे पूर्वज बहुत जतन से एक चीज़ को संभालते आए थे, जिसको यहाँ लोकल भाषा में बीहन कहा जाता है, जिसको हम वैसे बीज कहते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी जो उपज का सबसे अच्छा भाग होता था उसको वो बीहन की तरह रखते थे, सीड्स की तरह रखते थे, क्योंकि वो जानते थे कि यही वो चीज है जो आने वाली पीढ़ियों का नींव होगा, जो आने वाली पीढ़ियों इस पर आधारित होंगी। जो उसका अगला भाग होता था उपज का, उसको घर में लोग खाते थे, परिवार उसका सेवन करता था, और जो बच जाता था वो बदलायन होता था। उस मूल भावना से हटकर आज क्या हो रहा है कि जो उपज हो रहा है उसका जो सबसे अच्छा भाग हो रहा है उसको हम बेच दे रहे हैं, जो कि भौतिकवादी सोच है। हम आने वाली पीढ़ियों का क्या हम अपना भी नहीं सोच पा रहे हैं। तो जो सोच थी, आप सोचिए, वो सोच थी जिसके कारण वो बीज बचे थे, वो बीहन जो हमारे स्थानीय प्राकृतिक बीज होते थे, वो जानते थे कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो नहीं रह पाएंगी अगर ये बीहन चला गया। उससे हम दूर हो गए, भौतिकवादी सोच से ग्रसित हो गए, और हमने कहा नहीं, हमें यील्ड बढ़ाना है, हमें बेचना है, हमारी सोच बदल गई। जो खेती होती थी वो स्वास्थ्य, प्रसन्नता, इम्यूनिटी के लिए होती थी, उसकी जगह हमने उसको एक व्यवसाय बना दिया, और उसका परिणाम हम सब देख रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, परिणाम हम सभी देख रहे हैं। और अगर हम बीमारियों के बारे में बात करें ऋचा जी, और ख़ास तौर पे इम्यूनिटी की बात करें, तो यहाँ पे कोरोना का जिक्र करना बेहद ज़रूरी है। और मैं कहीं पढ़ रही थी, उसमें ये लिखा था कि कोरोना की दूसरी लहर तो शहरों में भी आई, गाँव में भी आई, लेकिन ये देखा गया कि शहरों में इसका विनाशकारी रूप देखने को मिला, वहीं गाँव में इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाया कोरोना वायरस। इसकी वजह आप क्या मानती हैं? जी बिल्कुल, जितना हम प्रकृति से जुड़े रहेंगे उतना हमें लाभ मिलेगा। जितना हमारा खान पान, रहन सहन प्राकृतिक होगा, उतना हम स्वस्थ रह पाएंगे। क्योंकि देखिए, जैसा मैंने शुरू में भी कहा, जो हमारी इम्यूनिटी है वो हमारी अपनी सेना है। उसका प्रशिक्षण हम प्राकृतिक चीजों से ही सही तरीके से कर सकते हैं। जैसे ही हम उसको अप्राकृतिक चीज देंगे, उसका प्रशिक्षण गलत होने लगेगा। और धीरे धीरे हो क्या रहा है कि वो जो सेना है हमारी, सिर्फ प्रशिक्षण गलत ही नहीं हो रहा, प्रशिक्षण उल्टा हो जा रहा है। और इतना उल्टा हो जा रहा है कि ऑटो इम्यूनिटी अब घर घर में पाया जा रहा है। शायद ही कोई घर आपको मिलेगा जहाँ किसी न किसी को ऑटो इम्यूनिटी इशू नहीं है।
तो ऑटोइम्यूनिटी डिजीज की भी एक वो बाढ़ आ गई है, वो भी नॉन कम्युनिकेबल है, लेकिन सबको ही आजकल ऑटोइम्यूनिटी हो रहा है, चाहे वो बॉल्डिंग का इशू हो, चाहे वो अनेक प्रकार के अर्थराइटिस हैं, बहुत सारे उसमें लगभग 200-250 बीमारियां हैं जिनको अब ऑटोइम्यून डिजीजेस के अंदर क्लब किया जा रहा है। तो ऑटोइम्यून क्या हो रहा है, जो हमारी अपनी सेना है इम्यूनिटी, वो अब हमारे ही सेल्स और ऑर्गन्स और टिश्यू के खिलाफ हमला कर रही है। हमला उसे करना था जो बाह्य आक्रामक है उस पर, लेकिन वो हमला हमारे ही ऊपर कर रही है। तो सिर्फ शरीर पे ही नहीं, मस्तिष्क पे भी उसका हमला हो रहा है, और मेंटल हेल्थ इश्यूज उससे हो रहे हैं, फिजिकल हेल्थ इश्यूज उससे हो रहे हैं। वहीं जहाँ पर लोग जितना प्रकृति से जुड़े हुए हैं, वो उनकी इम्यूनिटी भी उतनी स्ट्रांग है, वो इम्यून सिस्टम की ट्रेनिंग उतनी अच्छी हो रही है। हालांकि अब बहुत सारे ऐसे गांव भी हो रहे हैं जहाँ पर बहुत दुखद स्थिति, लेकिन वास्तविकता है कि जहाँ पर क्योंकि हमारा डिमांड ऐसा हो रहा है, इसलिए रसायनों का इतना अधिक प्रयोग हो रहा है कि वहाँ पर भी लोग अब इसके कुप्रभाव में आ रहे हैं। उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर यही मानती हूँ कि हम क्योंकि शहर में रहकर प्रकृति से दूर हो रहे हैं, इसलिए ऐसे कृत्रिम चीजों को डिमांड कर रहे हैं, जिसके कारण सप्लाई में भी वो कृत्रिम चीजें आ रही हैं। ऋचा जी, मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि जैसे आपने बताया कि व्हीट प्रोडक्ट्स और मिल्क प्रोडक्ट्स ये दोनों ऐसे हैं जिसका कंजम्पशन हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब मिल्क प्रोडक्ट्स की वजह ये है क्योंकि हमारा खान पान इस तरह का हो गया है, तो आप क्या वजह मानती हैं? मिल्क में ऐसा क्या होता है जिस वजह से हमारा इम्यूनिटी हमारे ही खिलाफ काम करने लगता है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। बहुत इस पे रिसर्च हो रहे हैं। हालांकि ये जितने रिसर्च होते हैं ये अधिकांश अंग्रेजी में छपते हैं, तो बहुत लोग इसको पढ़ नहीं पा रहे हैं, बहुत बहुत दूर तक इसकी पहुंच नहीं हो पा रही है। मैं नहीं देखती हूँ कि बहुत ज्यादा इसको प्रकाशित भी किया जा रहा है, जो मेरे ख्याल से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन आपको बधाई कि आपने ये प्रश्न उठाया है इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर। दूध को समझना होगा, दूध के लिए गाय को समझना होगा। 6,400 प्रकार के स्तनपायी जीव हैं, 6,400 मैमल स्पीशीज जिनको कहा जाता है, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, स्तनपान करवाते हैं। मनुष्य भी एक स्तनपायी जीव है। अधिकांश ऐसा देखा गया है कि हर जीव अपने ही स्पीशीज में दूध पीता है। जैसे बिल्ली का ही दूध पिएगी, जो गध है मतलब वो अपने ही स्पीशीज में दूध पीते हैं, दूसरे स्पीशीज का दूध नहीं पी रहे। मनुष्य भी प्रकृति ने मनुष्य को भी स्तनपायी जीव बनाया है, तो कुछ सोचकर ही बनाया होगा। आज बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि क्योंकि हमने ऐसी संरचना कर दी है, जीडीपी है, महिलाएं विवश हो जा रही हैं कि पुनः जल्दी वो काम पर लौटे, बच्चा हो उसके बाद जल्दी काम पर लौटे, तो जो बच्चा है वो माँ के दूध से वंचित रह जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि हम स्तनपायी जीव हैं, तो जो बच्चा है, वो जो दूध है माँ का, वो उसका केवल आधार ही नहीं अधिकार भी है। और जितने स्तनपायी जीव हैं वो सब अपने बच्चों को दूध पिला पा रहे हैं, एक मनुष्य ही है जो आज अपने बच्चों को दूध नहीं पिला पा रहा है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता जा रहा है, और एक आप सोचिए कि हमारा भविष्य, हम कैसा भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, एक आधारहीन भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। जहां तक बात हुई दूसरे जीव के दूध पीने का, तो ये प्रश्न अवश्य उठेगा कि हम तो पारंपरिक तौर पे भी गाय का दूध पीते आए। बिल्कुल, हम गाय का दूध पिए हैं, लेकिन आप किसी भी पूर्वज से अगर पता कीजिएगा, वो कभी नहीं बोलेंगे हम दूध पिए, वो हमेशा बोलेंगे हमने अमृत का सेवन किया, क्योंकि जो देसी गाय होती थी, हाँ, वो अमृत देती थी। कभी नहीं वो उसका शोषण नहीं होता था, वो दूध का भी शोषण नहीं होता था। पनीर फाड़ना उसको अशुभ माना जाता था। दही जमाते थे, बाइलोना एक आयुर्वेदिक पद्धति है जिससे घी निकाला जाता था, 24 घंटे दही जमता था, उसको मथ करके जो निकलता था हाँ। मक्खन, उसका घी निकाला जाता था, एक पूरी पद्धति थी। तो वो जो अमृत का सेवन होता था, उसकी जगह आज हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं नहीं, दूध में कैल्शियम है इसलिए हमें कैल्शियम पीना है। कैल्शियम तो चीजों में है, कैल्शियम जीरा में है, कैल्शियम तिल में है, कैल्शियम मड़ुआ में है। तो वो सब छोड़ के हम कहते हैं कि कैल्शियम है इसलिए कैल्शियम पीना, लेकिन हम समझ ही नहीं रहे कि वो प्रोटीन है कि नहीं, वो प्रोटीन मनुष्य बना है कि नहीं।
यानी कुल मिला के जो चीज़ें हमें हेल्दी लगती थी वो हेल्दी है नहीं। और आपने जैसे कहा आज के इस डिस्कशन के दौरान कि हम लोग नेचर से और जो ट्रेडिशनल चीज़ें चली आ रही थी उससे इतने दूर जा चुके हैं कि अब हमारी ना सिर्फ इम्यूनिटी इससे हैम्पर हो रही है, बल्कि हम ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि इसे बेहतर बनाने के लिए हम क्या करें। बहुत बहुत शुक्रिया ऋचा जी आपका और पंकज जी आप दोनों का ही कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया और इम्यूनिटी से जुड़ी तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक आपने पहुंचाई। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, और इस तरीके की तमाम वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब करें TV9 डिजिटल। और आप सभी को मैं याद दिला दूं कि TV9 डिजिटल ने एक खास इनिशिएटिव की शुरुआत की है जिसका नाम है TV9 वैन यानी कि वेटिंग एरिया नेटवर्क, जहां हम लेकर आते हैं पेशेंट्स एजुकेशनल वीडियोस फॉर द वेटिंग एरिया। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए TV9 डिजिटल के साथ।